बरमूदा ट्रायंगल, जिसको द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक ट्रायंगल सेक्शन है। ये माना जाता है कि इस बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए तकरीबन 50 बहरी जहाज और 20 जहाज डिसअपेयर हो चुके हैं। न सिर्फ ये ट्रायंगल के मैग्नेटिक पुल की वजह से उसके आसपास से भी गुजरने वाले गायब पाए गए हैं। 1950 में बरमूदा को सबसे पहले दरियाफ्त किया गया, जब मल्टीपल अमेरिकन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा और द आइसलैंड ऑफ बरमूदा के दरमियान बेशुमार डिसअपेरेंस पे रोशनी डाली गई। उस आर्टिकल में एक बहरी जहाज, 9 एयरप्लेन्स और 135 सिविलियंस और क्रूमैन के गायब होने पर सवाल उठाया गया। उस टाइम बगैर किसी एविडेंस के ओशन के इस हिस्से को डिसअपेयरेंस के साथ मंसूख कर दिया गया। अब क्योंकि कोई भी प्रॉपर एविडेंस मौजूद ना था, इस आर्टिकल ने एक नई मिस्ट्री इजाद कर दी थी। 1952 में पैरानॉर्मल में महारत रखने वाला एक मैगजीन यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के साथ साथ प्यूर्टो रिको और बरमूदा के 2 जजीरों के दरमियान एक मखसूस एरिया खोजा गया जो कि एक ट्रायंगल था। अब इस बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई कि ये शेप क्यों सिलेक्ट की गई, इसकी वजह क्या है। इसको बस रैंडमली चूज कर लिया गया। अब क्योंकि वो एरिया ट्रायंगल की शेप का था, उसको द बरमूदा ट्रायंगल नाम दे दिया गया। लोगों के लिए ये एक न्यू मिस्ट्री भी थी और हर कोई इसमें खासा इंटरेस्ट लेने लग गया। 1964 में एक अमेरिकन फिक्शन मैगजीन ने एक आर्टिकल शाया किया जिसका नाम था लॉस्ट इन द बरमूदा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में डिसअपेयरेंस से लेके कुछ मैथियस और फिक्शन स्टोरीज का इंतजार किया गया था। सबसे पुरानी और पहली मिस्ट्रियस कहानी 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ पेश हुई। यहाँ 3 वाकयात काबिल जिक्र हैं। उन्होंने किसी किस्म का आग का गोला देखा, उनके कैंपस अचानक से खराब हो गए, ओशन के सर्फेस पर एक अजीब सी रोशनी हावी हो गई थी। जब इस आग के गोले के बारे में पूछा गया तो सुनने में आया है कि ये आग की बहुत शानदार शाख है जो आसमान से समंदर में गिरी हो। इसके साथ साथ उनके नॉर्थ कैंपस नॉर्थ स्टार से बिल्कुल गलत तरीके से मुंसलिक हैं। बट ये बात भी परेशान कुन थी कि ये दोनों इवेंट्स बरमूदा से बहुत दूर पेश आए। मजाइल की बात वो स्ट्रेंज लाइट थी क्योंकि वो बरमूदा ट्रायंगल की महदूद में पेश आई, लेकिन कोलंबस ने इसको भी ये कह के इग्नोर कर दिया कि शायद ये अमेरिका की स्टेट की निशानी थी। ये सब कुछ अभी तक एक मिस्ट्री ही है। अब आते हैं बरमूदा ट्रायंगल की कुछ फेमस डिसअपेयरेंस के ऊपर, जिनमें फ्लाइट 19 टॉप पे है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। दिसंबर 5, 1945 को 5 जहाजों के स्क्वाड्रन ने नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से डिपार्ट किए। ये एक रूटीन एक्सरसाइज थी और 14 एक्सपीरियंस पायलट्स और क्रूमैन के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात न थी। 2 घंटे एक्सरसाइज खत्म करने के बाद उन्होंने वापस आना था। लीडिंग प्लान के पायलट ने रिपोर्ट किया कि उसके दोनों कैंपस खराब हो चुके हैं। काफी एयर स्टेशन फ्लाइट 19 की लोकेशन डिटरमाइन करने में लग गए, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट लोकेशन न मिल सकी। इन 5 जहाजों के दरमियान डायरेक्शन लेके थोड़ी सी बहस शुरू हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टावर और फ्लाइट 19 के दरमियान के सिग्नल कमजोर होते गए और इनका आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल होता जा रहा था। 4 घंटे कोशिश के बाद फाइनली पता चला कि जहाज की लोकेशन अपने पाथ से हट के 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ माइल है। उसी टाइम फौरन से एक फ्लाइंग बूट ST-49 को फ्लाइट 19 की तरफ भेज दिया गया, मगर कुछ देर बाद ये बिना किसी एविडेंस के आसमान से गायब हो गई। इन सब को 5 घंटे गुजर चुके थे और फिर भी किसी का राब्ता फ्लाइट 19 से नहीं हो पा रहा था। फ्लाइट 19 और ST-49 को दोबारा देखा या सुना नहीं गया। अगर इन 5 जहाजों के रेडियो लॉग की बात की जाए तो उसमें पायलट स्टूडेंट टेलर को थोड़ी सी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा। बहमास और फ्लोरिडा कीज के आइसलैंड के दरमियान कंफ्यूज हो गया। टेलर को ये कहता सुना गया, मेरे दोनों कैंपस खराब हो चुके हैं और मैं लॉडरडेल फ्लोरिडा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शायद सही रास्ते पे हूँ, मगर मुझे लैंड कहाँ करना है ये नहीं समझ आ रहा। मुख्तसर तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो कंफ्यूज हो गया था। हालांकि वो एक एक्सपीरियंस पायलट था। ये भी माना जाता है कि वो टेलर की पहली बार बहमास तक की फ्लाइट थी। इससे पहले वो कीज के अंदर की ही फ्लाइट एक्सरसाइज करता था। जब टेलर से उसकी आईडी पूछी गई तो उसने MT-29 बोली, जबकि उसकी दुरुस्त आईडी FT-28 थी। उसने गलत आईडी क्यों बताई, ये बात भी समझ से बाहर थी। टेलर को लगा कि वो कीज के एरिया में है, इसलिए वो वेस्ट के बजाय नॉर्थ फ्लाई करता रहा। हकीकत में अगर वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता तो आज उनकी जिंदगी बच जाती।
मुख्तसर तौर पे ये कहा जा सकता है कि टेलर ने अपने क्रू और बाकी प्लेन्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर क्रैश की सूरत हाल हुई हम तब ही एक साथ एज अ ग्रुप क्रैश करेंगे। अब दोबारा जिक्र करते हैं ST-49 का, जिसको रेस्क्यू और सर्च मिशंस के लिए भेजा गया था। ये जहाज जैसे ही ओशन के साथ इम्पैक्ट में आया इसको आग लग गई और ये एक्सप्लोड कर गया। ये एक्सप्लोशन एक शिप ने देखी थी। धमाके के 30 मिनट बाद जब ये शिप एक्सप्लोरेशन की लोकेशन पर पहुंचा तो मलबे और तेल के अलावा उनको और कुछ नहीं मिला। टेक ऑफ से पहले जहाज में कोई खराबी नहीं थी और सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक ठीक था। ये माना जाता है कि फ्लाइट 19 गैस खत्म होने की वजह से ओशन में क्रैश कर गई थी और ST-49 इंजन मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एक्सप्लोड हो गई थी। 6 जहाज और 27 एयरमैन मौत की नजर हो गए, वो भी बिना किसी ट्रेस के। एक और ऐसा वाकया पेश आया जहां 17 जनवरी 1949 को एक और प्लेन ने किंगस्टन जमाइका जाने के लिए बरमूदा से डिपार्ट किया। इस प्लेन का नाम स्टार एरियल था। फ्लाइट के 1 घंटे में पायलट ने रूटीन ट्रांसमिशन की जिसमें किसी मसले या परेशानी का जिक्र नहीं किया। मतलब कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से वो प्लेन गायब हो गया। उस दिन के बाद किसी ने उस प्लेन को ना देखा। अब अगर कहा जाए कि प्लेन क्रैश कर गया तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी किस्म के क्रैश का एविडेंस ना था। पायलट ने ना तो किसी इमरजेंसी की सूरत में कॉल की, ना कोई मौसम की खराबी थी, बल्कि उस दिन फ्लाइंग के हिसाब से देखा जाए तो फ्लाइट की ड्यूरेशन में बेहतरीन मौसम था। प्लेन के क्रू मेंबर्स भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे और वो इस रूट पे पहले काफी बार फ्लाई कर चुके थे। इन शॉर्ट सब कुछ अपनी परफेक्ट कंडीशन में था, लेकिन फिर भी इस प्लेन का कुछ हिस्सा गायब हो जाना काफी अलार्मिंग था। इस प्लेन पर काफी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई मगर कोई एविडेंस मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। इस वाक्य को जो चीज और भी मजेदार और मिस्ट्रियस बनाती है वो ये है कि एक सिस्टर तैयारा जिसको स्टार टाइगर के नाम से जाना जाता था 1 साल पहले इस तरह के हालात में गायब हो गया था। आपको अब थोड़ा सा स्टार टाइगर के बारे में बताते हैं कि 30 जनवरी 1948 में यह जहाज ईस्ट से बरमूदा की तरफ में जा रहा था। इस बार भी पायलट और क्रू मैन बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन मौसम ने कुछ साथ ना दिया। तूफानी हवा के साथ साथ तेज बारिश हो रही थी जब ये तैयारा गायब हो गया। ये माना जाता है कि तेज हवा का प्रेशर इस जहाज को उड़ा के ले गया और इस तैयारे को भी ना कभी किसी ने देखा ना सुना। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ रिमार्क सामने आए जिसमें कहा गया कि हमारा ये यकीन है कि आज तक ये सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के एंड पे ये भी कहा जाता है कि स्टार टाइगर के केस में जो हुआ वो कभी मालूम नहीं होगा और स्टार टाइगर की किस्मत हमेशा एक अनसॉल्व मिस्ट्री की रहेगी। इस प्लेन को बरमूदा ट्रायंगल से मुंसलिक ना किया जाए। इस सूरत हाल में काफी रिपोर्ट सामने आ रही थी। कुछ में ये कहा जा रहा था कि स्टार टाइगर की मेंटेनेंस बहुत गलत की गई थी और जहाज में बहुत से टेक्निकल डिफॉल्ट्स। ये भी कहा जाता है कि कैबिन में एक हीटर लगा हुआ था, इस हीटर की वजह से आग लगने का और क्रैश होने का खदशा था। लेकिन इस प्लेन में क्या हुआ, ये कहाँ गया और कब गया, कोई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्लेन्स के बहुत किस्से सुन लिए, अब आपको एक बैरी जहाज का किस्सा सुनाते हैं। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस इंसिडेंट एक 5 मास्टेड सेलिंग वीजल का है जिसको कोरल ए डेरिंग भी कहा जा सकता है। 9 जनवरी 1921 को डेरिंग ने आइसलैंड ऑफ बरबुदास से वर्जीनिया के लिए अपनी वॉयज स्टार्ट की। 3 हफ्ते बाद उस शिप को नॉर्थ कैलिफोर्निया में कुछ लोगों ने स्पॉट किया। उस टाइम वहां के लाइट शिप इंजीनियर ने शिप की फोटो ले ली। डेरिंग के कैप्टन ने लाइट शिप पे खड़े इंजीनियर को खुशामदीद कहा और मेगाफोन के थ्रू उनको बताया कि उनके शिप के दोनों एंकर्स गुम हो चुके हैं। इसके बाद शिप बिना रुके अपने सफर पर नॉर्थफोल्क की तरफ रवाना हुई, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंची। लाइट शिप की 2 दिन तक उसको ढूंढते रहे। आखिरकार डेरिंग को कोस्ट गार्ड ने ढूंढ निकाला। शिप में से क्रू की जाती चीजें, इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और 2 लाइफ बोट्स गायब थी और शिप के 2 एंकर्स वाकई में ही मिसिंग थे। शिप की हालत बहुत खौफनाक थी। सब कुछ टूटा हुआ, जैसे किसी ने जान पूछ के हथौड़े से सब तोड़ दिया, यहाँ तक के स्टीयरिंग व्हील तक तोड़ दिया गया हुआ था। शिप पे सवार 11 क्रूमैन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। कहा जाता है कि शायद इस शिप पर किसी प्राइड्स का हमला हो गया। कुछ कहते हैं कि शायद क्रू मेंबर्स और कैप्टन की लड़ाई हो गई हो। हकीकत जो भी है उससे कोई भी आगाह नहीं है। कोई भी रीजन इस बात के लिए काफी नहीं होगी कि शिप अबोंडेड मिली और सब लोग और उनकी चीजें उसमें से गायब थी। किसी भी चीज का कोई ट्रेस सामने नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि इस शिप के गुजरने के बाद लाइट शिप वालों ने एक और शिप को उसके पीछे गुजरते देखा।
जब लाइट शिप वालों ने उन्हें खुश आमदीद कहा तो वीजल ने उन्हें मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया। जब इंजीनियर्स ने वीजल का नाम पढ़ना चाहा तो वो भी क्रू मेंबर्स ने कैनवस से छुपाया हुआ था। हो सकता है कि ये वाकई एक प्राइड शिप हो जिसने डेयरिंग पर हमला कर दिया हो। 1963 में एक शिप जिसको SS मराइन सल्फर क्यून भी कहा जाता है, टेक्सास से वर्जीनिया आ रही थी। वो अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले गायब हो गई, जैसे उसको जमीन ने निगल लिया। उसकी डिसअपीयरेंस को भी बरमूदा ट्रायंगल की पावर से रिलेट किया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1954 में एक प्लेन मैरीलैंड से एजोरस जा रहा था। जब उसकी डिसअपीयरेंस की खबर मिली, ये भी ट्रायंगल पे ब्लेम किया जाता है, हालांकि वो उसकी हदूद से बाहर था। मैं इस कहानी को इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर वाकई बरमूदा ट्रायंगल एक लेजेंड है तो हमने उसको मैप्स और न्यूट्रल चार्ट्स पर पब्लिकली मार्क क्यों नहीं किया। अगर वाकई ही US कोस्ट गार्ड समझती है कि ओशन का ये हिस्सा खतरनाक है तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो लोगों को इस ओशन के डेंजरस हिस्से के बारे में पब्लिकली बताए। आज भी काफी शिप और प्लेन्स इस हिस्से से बगैर किसी वार्निंग के आम रूटीन में फ्लाई करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल ही ओशन का सबसे ज्यादा ट्रैफिक रीजन है। अब ये भी माना जा सकता है कि जितना ज्यादा ट्रैफिक होगी उतने ज्यादा एक्सीडेंट होंगे और उतने ही ज्यादा वैनिशमेंट हुआ करेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे गायब होने वाले शिप्स, प्लेन्स, सबमराइन्स और लोग सब ओशन की गहराई में जाके गिर गए। ये मामला इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ नहीं आता किस डिसअपीयरेंस को एक्सीडेंट से लिंक किया जाए और किस डिसअपीयरेंस को बरमूदा ट्रायंगल से लिंक किया जाए। ज्यादातर वेनिशमेंट तब हुई जब कोई भी शिप या प्लेन ट्रायंगल को ओवरलैप करके गुजरती थी। दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जाता है कि ट्रायंगल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये भी जो चीज गायब हो उसमें ट्रायंगल की स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर का हाथ है। अब अगर सोचा जाए तो ट्रायंगल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन सा रीजन आता है? द गल्फ ऑफ मैक्सिको, the Caribbean Sea, the coast of Brazil, the coast of Nova Scotia, the entire North Atlantic perhaps। अगर देखा जाए तो हर डिसअपीयरेंस अलग अलग नेचर की थी। कुछ स्टॉर्म में गायब हुए तो कुछ साफ आसमानों में, कुछ सी स्टॉर्म में तो कुछ जब समंदर पुरसकून था, कुछ दिन में तो कुछ रात में, कुछ मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुई, ये इंसानी गलती से, या तो फिर एक्सप्लोरेशन से फ्यूल के खत्म हो जाने से ये हो सकता है। कुछ जहाज और बहरी जहाज नए थे तो कुछ पुराने, कुछ बड़े थे तो कुछ छोटे। काफी केसेस में कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता, जबकि कुछ में थोड़ा बहुत एविडेंस मिल जाता था। वो तेज या आहिस्ता स्पीड से चल रहे हों या किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं और किसी भी टाइम आ रहे हैं। मिस्टीरियस फोर्स का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जो भी ट्रायंगल के अंदर की मिस्टीरियस फोर्स है, ये कोई नहीं कह सकता कि वो क्या, कब और कैसे हमला करती है। उम्मीद है कि ये मिस्टीरियस आपको दिलचस्प लगी होगी और काफी सवालों के जवाब आपको मिल गए हों। शुक्रिया।